हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी प्लस वन फिजिक्स की सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स। इस यूनिट को समझने के लिए पहले हम कुछ एक बेसिक टर्म उनकी बात करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म जो हमारे पास में आती है मोशन। व्हाट इज मेंट बाय मोशन, या किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with time, then the object is said to be in motion। यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, अब इस पोजीशन का हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया या नहीं किया? तो पोजीशन में चेंज का पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से हम किसी वस्तु को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कोई किसी आदमी ने चलना शुरू किया, तो उसने जहां से चलना शुरू किया है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, या जहां से हम किसी वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसका रेफरेंस पॉइंट। तो यदि रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है टाइम के साथ में, तब हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। सो ये तो मीनिंग हो गया मोशन का। ये जो वर्ड है रेफरेंस पॉइंट, इसकी हम काफी डिटेल में बात करेंगे। अब हम समझते हैं जो काइनेमेटिक्स है इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, काइनेमेटिक्स की मीनिंग को समझने के लिए हम बात करेंगे, एक ये टर्म आती है हमारे पास में, मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? तो डियर स्टूडेंट्स, there are so many branches of physics, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। there are so many branches। उन्हीं में एक ब्रांच फिजिक्स की आती है मैकेनिक्स। फिजिक्स की यदि हम ब्रांचेस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि there are so many branches of physics। इनमें जो एक ब्रांच है वो कौन सी है? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स का मीनिंग होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Mechanics is branch of physics which deals with study of motion of objects। ब्रांच फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब ये जो मैकेनिक्स है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है। तो इसको सिंपल करने के लिए क्या किया हमने? मैकेनिक्स के भी पार्ट कर दिए। और मैकेनिक्स के पार्ट जो कर रखे हमने वो क्या क्या है? मैकेनिक्स के तीन पार्ट कर दिए हमने। एक को हम बोलते हैं स्टैटिक्स, अनदर इज काइनेमेटिक्स, एंड थर्ड टाइप इज डायनामिक्स। सो दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। यदि हम इन तीनों की बात करें कि व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। हम यहाँ बात करेंगे स्टैटिक्स में स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यहाँ पर रेस्ट का मीनिंग विश्राम से, आराम से नहीं है। रेस्ट का मीनिंग यहाँ पर है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब है। रेस्ट मींस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के कारण से रेस्ट में है तो वो ब्रांच क्या बनाती है? स्टैटिक्स। अगली जो ब्रांच है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। बट यहां पर हम क्या कंसिडर नहीं करते? ऑब्जेक्ट की मोशन के पीछे जो फोर्सेज हैं, मतलब मोशन के लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है, हम इसके बारे में स्टडी नहीं करते। सो काइनेमेटिक्स क्या हुआ? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। यूं कहते हैं कि विदाउट considering the forces responsible for motion।
मतलब मोशन के पीछे क्या चीज है उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना है। अब देखो ऑब्जेक्ट की मोशन को जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आपने 9th में सीखा था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार की चीजें हमने 9th क्लास में स्टडी करी थी। तो यहाँ भी हम केवल उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, या इनके बीच में क्या है, रिलेशन क्या है। हम इस बात को स्टडी नहीं करेंगे कि मोशन के पीछे फोर्सेस क्या है। सो काइनेमेटिक्स मींस ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। अब आता है हमारे पास में थर्ड जो टाइप है, दैट इज डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में क्या आ जाएगा, वी विल स्टडी मोशन एज वेल एज forces responsible for motion, motion as well as forces responsible for motion। यहां पर हम दोनों चीजों की बात करेंगे, मोशन की भी और मोशन के पीछे जो फोर्सेज हैं उनकी भी। तो इस ब्रांच का नाम क्या हो जाता है, डायनामिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम मोशन के पीछे जो फोर्सेज हैं उनको छोड़ देते हैं। सो हमने देखो यदि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के यदि हम इसको इस प्रकार से एग्जांपल लेके समझें। डियर स्टूडेंट्स, आपने डेली लाइफ में एक एग्जांपल सुना होगा, एक होता है आम खाना, एक होता है आम खाना और पेड़ गिनना। तो काइनेमेटिक्स में हमें क्या करना है, केवल आम खाने, हमें ये नहीं पता करना है कि वो आम कहाँ से आए हैं। डायनामिक्स में आम भी खाने, वो आम आए कहाँ से, मतलब पेड़ भी गिनने। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजें करनी है। यहाँ पर केवल हमें मोशन को स्टडी करना है, मोशन के पीछे फोर्सेस क्या है हम उनकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट टर्म जो हम बार बार यूज करेंगे वो आएगी हमारे पास में पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। What is point mass or point object? If dimensions or size or dimensions of an object, dimensions of an object is very small as compared to distance covered by the object, as compared to distance covered by the object, then the object is known as point mass or point object। देखो क्या बता रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट की साइज या उसके डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब भी उसके साइज से ही है। ऑब्जेक्ट की साइज या डायमेंशंस, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस की तुलना में यदि ऑब्जेक्ट की साइज काफ़ी छोटी है तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास कह सकते हैं। जैसे मान लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई बाइक सवार या कोई साइकिल सवार 20-30 किलोमीटर जाता है या 50 किलोमीटर जाता है, तो उस बाइक सवार की जो साइज है उसके जो डायमेंशंस हैं, या मान लो हम कोई बस की बात करते हैं, सपोज ए बस गोज लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मान लो कोई बस 500, 600, 700 किलोमीटर चली जाती है, उस डिस्टेंस की तुलना में जो बस की जो साइज है वो क्या है, काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी छोटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस जो बस है दैट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास। तो ये हो गया हमारे पास में कंसेप्ट पॉइंट मास। या जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि कोई कार है या कोई बस 100 मीटर के लिए चलती है, 50 मीटर के लिए चलती है, तो उस केस में हम उस बस या कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। जहाँ पर जैसे और एग्जांपल लेते हैं, क्या हम अर्थ को पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? यदि हम अर्थ की जो रिवोल्यूशन की बात करें, अर्थ रिवोल्व अराउंड द सन, तो वो जो रेडियस है
जिस रेडियस में अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उस रेडियस की तुलना में अर्थ की साइज काफ़ी छोटी होती है। तो उस केस में हम अर्थ को भी क्या कह सकते हैं, पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। उस केस में अर्थ को भी हम पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड जो हम बार बार यूज करेंगे वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखो, अभी हमने जब मोशन को डिफाइन किया था तो उसमें वर्ड आया था रेफरेंस पॉइंट, कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज आया या नहीं। इसके लिए हम क्या ढूंढते हैं, रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कहाँ से चलना शुरू किया या हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो उस पॉइंट का नाम क्या है, रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लो हम ये कह दें, सपोज ए इज रेफरेंस पॉइंट। अब यदि हमसे ये कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट ए से 10 मीटर दूरी पे है, तो क्या हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से 10 मीटर दूरी पे किधर होगा? 10 मीटर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसका मतलब हम अभी सिर्फ हमें ये पता है कि ए से है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो इसको और स्पेसिफाई करने के लिए, इसको और क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड वी नो दैट इस सबसे सिंपल जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है वो कौन सा होता है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड। अब इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, वी टेक 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें एक्स को इधर लिखना है या कि वाई को इधर लिखना है या इधर लिखना है। कंडीशन क्या है कि ये जो तीनों एक्सिस हैं दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मेरे पास में ये क्या बन गया, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। अब यहाँ से हम किसी वस्तु की पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। यहाँ से यदि हम इस डिस्टेंस को माप लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है, ये वाली दूरी क्या आ जाएगी इसकी एक्स। ये डिस्टेंस माप लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की। और तीसरा क्या रह गया हमारे पास में, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग इसकी जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी। देखो, जेड एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस निकालने के लिए इसको हम यूं समझ सकते हैं कि यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, देन दिस डिस्टेंस इज जेड, दिस डिस्टेंस इज एक्स, और ये जो इसकी हाइट आ गई यहां से वो क्या आ जाएगी, वाई। सो अब हमारे पास में इसकी तीनों पोजीशन आ जाती है, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया और जेड भी आ गया। ये क्या बन गया, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, वॉच, एक घड़ी और चाहिए। यहां पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और इस ऑब्जर्वर के साथ में ये क्या है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि इस ऑब्जर्वर को हम कोई घड़ी, कोई वॉच और दे देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें बता सकता है कि इस वस्तु की पोजीशन में टाइम के साथ में क्या चेंज आया है। तो ये जो इस ऑब्जर्वर के साथ में ये जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस और साथ में क्या हो, एक घड़ी हो, वॉच हो, तो ये मिलके क्या बनाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद ए वॉच, with a watch makes frame of reference। so ये आ गया हमारे पास में frame of reference। so dear students, frame of reference की हमें जरूरत क्या पड़ती है, किस लिए जरूरत पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आया है उसको एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कितने प्रकार के होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप। एक को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ
reference, one is inertial frame of reference और एक होती है non inertial, second is non inertial frame of reference, non inertial frame of reference। दोनों को डिफाइन करते हैं। What is meant by inertial frame of reference? Inertial frame of reference वो होती है in which Newton's first law of motion, Newton's first law of motion is valid। हम ये कहते हैं कि if Newton's first law of motion is valid, सॉरी ये वैलिड है, वो फ्रेम जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, या हम यूं कह दें कि जिस फ्रेम में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकें, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, काफ़ी डिटेल में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो वो ऑब्जेक्ट उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज एक्स वाई जेड क्या हो गया हमारे पास में, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज द वॉच। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, frame of reference। Now suppose this is any person with respect to this frame, इस frame के साथ में ये कोई आदमी है। Now if this person is at rest or it is moving with a uniform velocity, then this frame attached with this person, इस आदमी के साथ में ये जो frame है वो क्या कहलाएगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस पर्सन इज सिटिंग इन ए बस, मान लो ये आदमी किसी बस में बैठा हुआ है, वो बस या तो रेस्ट में है या फिर वो बस यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तब इस आदमी के साथ में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जुड़ी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में हमारे पास में क्या आया, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन के केस में हो, तब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या कहलाती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी क्या है, सेकंड टाइप इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सेम कंडीशन, अगर इफ दिस पर्सन इज मूविंग इन ए बस विच इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर ये आदमी, हम पहले वाली बस की बात करेंगे, पहले बस या तो रेस्ट में थी या यूनिफॉर्म मोशन में थी, अब इसी आदमी के साथ में ये जो फ्रेम है, अगर ये फ्रेम इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल। यदि ये आदमी जिस बस में बैठा हुआ है वो किससे मूव करे, वेरिएबल वेलोसिटी से, और यदि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मींस देयर इज सम एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन प्रेजेंट होता है। So we can say that if there is some acceleration, then the frame is known as non-inertial frame of reference। So ये था हमारे पास में इन दोनों का मीनिंग, फ्रेम नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि जिस केस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है तो वो कौन सी होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल का और एग्जांपल हम लेते हैं, वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन।
देन मोशन ऑफ अर्थ या वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, मीन्स देयर इज सम एक्सेलरेशन। अब यदि हम अर्थ के सरफेस से बाहर की किसी वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं, तब अर्थ के सरफेस पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो कौन सी होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, और जब किसी वस्तु की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। तो हम अर्थ के ऊपर कोई भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे और अर्थ से बाहर की वस्तुओं को ऑब्जर्व करेंगे, तो अर्थ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगी वो क्या कहलाएगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी वो है हमारे पास में टाइप्स ऑफ मोशन। देखो क्या क्या टाइप है मोशन की। एक आता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी? दोनों का एक ही मतलब है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अंतर कहाँ है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करता है, सीधी लाइन में चलता है, तो इसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। देन इट्स मोशन इज रेक्टिलिनियर। यदि हम पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह पूरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ए पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, सपोज पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, यहां पर हम बात करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? चाहे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट इज लार्ज, टोटल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही लाइन में गति करते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो मोशन कौन सी होती है? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। सेकंड जो टाइप आता है वो है सर्कुलर और नेक्स्ट जो टाइप है मोशन की वो आती है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। देखो इन दोनों का जो बेसिक है वो भी सेम है, मोशन इन ए सर्किल, दैट इज नोन एज सर्कुलर और रोटेटरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सर्कुलर में इफ ऑब्जेक्ट इज पॉइंट मास, यदि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूविंग ऑन ए सर्किल, देन इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी में क्या आ जाएगा? यदि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज एंड इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, देन इट्स मोशन इज रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारे पास में दिस इज एनी वॉल क्लॉक, ये कोई दीवार घड़ी है और इसकी एक नीडल लेते हैं दीवार घड़ी की, ये एक हैंड है, कोई सी भी हैंड हो, सुई की बात करते हैं। यदि इस हैंड पे हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज वी टेक वन पॉइंट, क्या होगा? इसकी ये जो सुई है, इसकी ये जो हैंड है, धीरे 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 इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो इसका एक पॉइंट, इस एक पॉइंट की जो मोशन होगी वो हमारे पास में इस प्रकार की मोशन निकल के आएगी। देन मोशन ऑफ दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब इस एक पॉइंट की जगह इफ वी टेक ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन दिस हैंड, इस सुई पे पूरी की पूरी सुई को एक साथ ले लेते हैं, तो क्या होगा? ये पूरी की बॉडी है, पूरी की पूरी जो सुई है, इसके ऊपर सारे पॉइंट एक साथ चलना शुरू करेंगे। देन द मोशन ऑफ दिस हैंड, इस सुई की अब ये जो मोशन है क्या बन जाती है? रोटेटरी मोशन। देन इट्स मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। ये दोनों में डिफरेंस है। अब तीसरी जो टाइप आती है हमारे पास में उसकी बात करते हैं। थर्ड टाइप इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, इन दोनों में भी हम क्या कह सकते हैं कि दोनों सेम है।
डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। दोनों सेम कैसे हैं? मोशन अबाउट ए मेन पॉइंट, ये मान लो मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट के इर्द गिर्द एक बार कोई वस्तु इधर आए, फिर इधर जाए, फिर इधर आए, फिर इधर जाए, इस प्रकार की जो मोशन है वो क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम ये कह दें कि देखो, जैसे हमारे पास में पेंडुलम वॉच, घरों में जो पेंडुलम घड़ियां होती हैं, पेंडुलम वॉच के अंदर जो नीडल है वो इस प्रकार से ऑसिलेट करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं इसको। ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑसिलेशन। अगर हम ये कहते हैं कि इस ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड है इट इज वेरी स्मॉल, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस is very very small, then the motion becomes vibratory। देखो आपने वाइब्रेटरी, जो वाइब्रेशन का नाम सुना होगा, हम मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे रखते हैं, तो मोबाइल क्या होता है, उसके जो ऑसिलेशंस दे आर वेरी वेरी स्मॉल। इसी प्रकार के ऑसिलेशंस जैसे हम किसी मेटल की बात करते हैं, मेटल के अंदर जो एटम होते हैं वो रूम टेम्परेचर में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, और उनका वाइब्रेशंस इतना कम होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता है कि उसके अंदर जो एटम है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। जहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इज वेरी स्मॉल इट बिकम्स वाइब्रेटरी मोशन, और जहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा हो तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे स्विंग, झूले की बात करते हैं, यदि हम किसी झूले को पुश करते हैं तो क्या करता है? काफ़ी दूरी तक ऑसिलेट करता है, तब उस झूले की जो मोशन है वो कौन सी है? ऑसिलेटरी मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए यदि आपको पसंद आए। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।